हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप लोग बीए सेकंड सेमेस्टर में हैं और सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं, जिसमें आपके पेपर का नाम है भारत में समाज, संरचना, संगठन और परिवर्तन, तो आज की वीडियो में मैं लेकर आ गई हूँ आपके एग्जाम के लिए पूरा न्यू सॉल्व मॉडल पेपर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, आपका एग्जाम बिल्कुल सर पर आ चुका है, हर यूनिवर्सिटी में एग्जाम शुरू हो रहा है, तो आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, आपके सिलेबस में 8 यूनिट है, आप कुछ नहीं जानते कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कौन सा क्वेश्चन आएगा, तो आप केवल ये वीडियो पूरी देख लीजिए। आज के इस वीडियो में मैं आपके सोशियोलॉजी के 1 से लेकर 8 तक की यूनिट का पूरा निचोड़ बताने वाली हूँ। वो सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दूंगी, उसके आंसर के साथ बता दूंगी, ताकि आप लोग एग्जाम में जाएं और आपको पूरा वही क्वेश्चन मिलेगा जो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो कुछ नहीं पढ़ा है तो बस इस क्वेश्चन को तैयार कर लो जो आज की वीडियो में आपको मिलेगा। तो इसी तरीके से आपको हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस मिलेंगी, महा मैराथन क्लास है आज का ये वीडियो। बिना देर किए हम शुरू करते हैं और देखते हैं आपके समाजशास्त्र के उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो इस बार हर यूनिवर्सिटी की परीक्षा में आने वाले हैं। तो देखिए, आपका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नक्सलवाद। नक्सलवाद तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जो आपकी पूरी यूनिट्स हैं वो मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ और सभी टॉपिक पर वीडियोस डिटेल में अपलोड कर चुकी हूँ। नक्सलवाद का जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसका बहुत अच्छे से आंसर आपको तैयार रखना है क्योंकि ये लॉन्ग में पूछता है। तो देखिए, भारत में नक्सली हिंसा की शुरुआत वर्ष 1967 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के नक्सलबाड़ी नामक गांव से हुई थी। देखिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जो नेता थे चारू मजूमदार और कानू सान्याल, इन्होंने 1967 में सत्ता के खिलाफ एक सशस्त्र आंदोलन की शुरुआत की और यही आंदोलन नक्सलवाद के नाम से प्रसिद्ध होता है। जमींदारों द्वारा छोटे किसानों के उत्पीड़न पर अंकुश लगाने के लिए सत्ता के खिलाफ शुरू इस सशस्त्र आंदोलन को नक्सलवाद का नाम दिया गया। इस प्रकार हिंसा के माध्यम से किसानों को जमींदारों के शोषण से मुक्त करने की विचारधारा को नक्सलवाद कहा जाता है। मजूमदार तथा सान्याल जेल भी गए। 1972 ईस्वी में पुलिस की हिरासत में मजूमदार की मौत भी हो गई और कानू सान्याल ने 2010 में आत्महत्या कर ली। नक्सलवादियों के झंडे का रंग लाल होता है। तो आप याद रखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए कि जो किसानों के ऊपर जमींदारों का शोषण होता था, तो उस शोषण से बचने के लिए उन्होंने हिंसा की विचारधारा अपनाई जो कि नक्सलवाद के नाम से प्रसिद्ध हुई और इनके झंडे का रंग लाल होता है। ये प्रश्न आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आपका अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है धर्म का अर्थ लिखते हुए भारतीय संस्कृति में धर्म के प्रमुख लक्षण का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न आपसे दूसरे तरीके से भी पूछ सकता है। ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि धर्म को परिभाषित करते हुए धर्म की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो धर्म की विशेषता या धर्म का प्रमुख लक्षण बात एक ही है। क्वेश्चन 2 तरीके से पूछ सकता है मगर आंसर आपका सेम होगा। और जितना भी क्वेश्चन यहाँ पर आज की वीडियो में आप देखेंगे, सभी के ऊपर डिटेल जो क्लास है वो कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि हम सब कुछ न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट करवा देते हैं आपके लिए। आप पहले हेडिंग डालेंगे धर्म का अर्थ, उसके बाद लिखेंगे धर्म का तात्पर्य है मानव समाज से परे अलौकिक शक्ति पर विश्वास, जिसमें पवित्रता, भक्ति, श्रद्धा, भय आदि तत्व सम्मिलित होते हैं या शामिल होते हैं, जिन्हें हम साधारण शब्दों में धर्म कहते हैं। देखिए, धर्म क्या है कि जो मानव समाज है, मानव समाज से परे अलौकिक शक्ति पर विश्वास ही धर्म होता है। देखो, हर मनुष्य इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जो बिना धर्म का पैदा हुए। कोई व्यक्ति हो, किसी न किसी धर्म का अवश्य होता है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई न कोई धर्म का वो अवश्य होगा। कोई भी ऐसा नहीं है जो बिना धर्म का हो। और धर्म के अंदर पवित्रता होती है, सच्चाई होती है, भय, श्रद्धा, भक्ति, ये सारे तत्व शामिल होते हैं। और विश्व का चाहे कोई भी धर्म हो, वो कभी अपने धर्म के लोगों को गलत बातें नहीं सिखाता। धर्म चाहे कोई भी हो, वो सच बोलना सिखाता है, दया करना, दान करना, अच्छे काम करना, सच्चाई के रास्ते पर चलना, झूठ से बचना, इन सब चीज़ों के बारे में धर्म सिखाता है। तो धर्म में पवित्रता शामिल होती है। तो हर मनुष्य को एक अलौकिक शक्ति पर विश्वास होता है, तो उसी अलौकिक शक्ति पर विश्वास करना ही धर्म कहलाता है। ये बात याद रखिएगा। जो हिंदू हैं वो ईश्वर या भगवान पर भरोसा करते हैं, एक अलौकिक शक्ति पर उनका विश्वास है। जो मुसलमान हैं वो अल्लाह पर भरोसा करते हैं। तो कहीं ना कहीं अलौकिक शक्ति पर मानव समाज का विश्वास ही धर्म कहलाता है। अब देखिए, धर्म की परिभाषा एग्जाम में इस तरह से अर्थ लिखने के बाद आप कम से कम 2-3 डेफिनेशन लिखिएगा। दो डेफिनेशन तो आप जरूर लिखिएगा।
तो यहाँ बहुत ही आसान 2 डेफिनेशन मैं आपको बता रही हूँ। पहली डेफिनेशन आप लिखिएगा डॉक्टर राधा कृष्णन के अनुसार। ये धर्म के बारे में लिखते हैं कि धर्म की अवधारणा के अंतर्गत हिंदू उन स्वरूपों और प्रतिक्रियाओं को लाते हैं जो मानव जीवन का निर्माण करती है और उसको धारण करती है। मतलब डॉक्टर राधा कृष्णन का कहना है कि धर्म की जो अवधारणा है उसके अंतर्गत या उसके अंदर जो हिंदू धर्म के लोग हैं उस स्वरूप को लेकर आते हैं, उन प्रतिक्रियाओं को लेकर आते हैं जो मानव के जीवन का निर्माण करती है, उसके जीवन को अच्छा बनाती है और उसको धारण करती है। दूसरी डेफिनेशन है टेलर महोदय के अनुसार। ये लिखते हैं धर्म का अर्थ किसी आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास करना है। किसी आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास, किसी अलौकिक शक्ति में विश्वास करना ही धर्म कहलाता है। तो इस तरीके से आपको धर्म का अर्थ और परिभाषा लिखना है। परिभाषा लिखने पर अक्सर 2-3 नंबर बढ़ जाता है। आपकी अगली हेडिंग है भारतीय संस्कृति में धर्म के प्रमुख लक्षण या धर्म की प्रमुख विशेषताएं। तो भारतीय संस्कृति में जो धर्म की पहली प्रमुख विशेषता या लक्षण है वो है कर्मों द्वारा सिद्ध होकर दूसरों के लिए कल्याणकारी होना ही धर्म है। कर्मों का मतलब मनुष्य अपने कामों के माध्यम से सिद्ध होता है, अच्छा साबित होता है और दूसरे के लिए वो कल्याणकारी काम करता है। मतलब अगर मनुष्य कोई ऐसा काम कर रहा है जो दूसरों के हित में हो, दूसरे के कल्याण के लिए बेहतर हो, तो वो उसका धर्म है। जब इंसान अपने धर्म की बातों को सोचकर उसका पालन करके जीता है तो हमेशा ऐसा ही काम करता है जो दूसरों के हितों में अच्छा हो, दूसरे के कल्याण में बेहतर हो, तो वो धर्म कहलाता है। तो ये धर्म की पहली बड़ी इम्पोर्टेंट विशेषता या लक्षण है। भारतीय संस्कृति में धर्म की दूसरी प्रमुख विशेषता या लक्षण है कि धर्म की जो उत्पत्ति है वो सत्य से होती है। मतलब धर्म की उत्पत्ति कैसे होती है? सत्य से, क्योंकि कोई भी धर्म झूठ बोलना नहीं सिखाता, वो सत्य बोलना ही सिखाता है। दया और दान से वो बढ़ता है। जो धर्म है वो दया करने से और दान देने से बढ़ता है। दया का मतलब क्या है कि आप रोड पर किसी ऐसे व्यक्ति को देख लें जिसके पास खाने के लिए भी कुछ ना हो और उसे भूख लगी हुई हो, आपको रहम आ जाए, दया आ जाए और आप उसके प्रति सिंपैथी दिखाएं। आपके पास जो भी कुछ हो, रुपये पैसे, आप उससे खरीद कर उसको खाने के लिए दें। अगर उसने अच्छे कपड़े नहीं पहने हैं, फटे हुए कपड़े पहने हैं, ठंडे का दिन है, उसके पास स्वेटर नहीं है, आप उसको खरीद कर फ़ौरन दें। तो क्या है, गरीबों को देखकर दया करने से व्यक्ति का धर्म बढ़ता है और दान देने से भी बढ़ता है। मतलब कि डोनेट करने से, जो बड़े लोग होते हैं वो दान देते हैं गरीबों को, तो उससे उनका धर्म भी बढ़ता है और उनका धन भी बढ़ता है। क्षमा में वह निवास करता है। धर्म जो है वो क्षमा में निवास करता है। मतलब अगर कोई आपको कुछ कहे, आपका दिल दुख जाए, आपको कोई इंसान बहुत तंग करे, परेशान करे, तो आप उससे बदला लेने के बजाय उसे माफ़ करें, उसे रिवेंज ना लें, बदला ना लें, बल्कि उसे माफ़ कर दें। तो जो आपका धर्म है, धर्म क्षमा में ही निवास करता है और क्रोध से उसका नाश होता है। ये लाइन बड़ी अच्छी लिखी हुई है कि धर्म की उत्पत्ति सत्य से होती है, दया और दान से धर्म बढ़ता है, क्षमा में धर्म निवास करता है और क्रोध से उसका नाश होता है। अगर कोई आपको कुछ कह दे, आप जितनी बात नहीं थी उससे ज़्यादा गुस्सा दिखाएं, तो धर्म का नाश होता है, धर्म का विनाश होता है। तो धर्म की ये दूसरी बहुत इम्पोर्टेंट विशेषता है। धर्म की तीसरी विशेषता है कि धर्म ही समस्त विश्व का आधार है, क्योंकि इस विश्व में कोई ऐसा नहीं है जो बिना धर्म का पैदा हुआ हो। सभी कुछ धर्म पर ही निर्भर होता है, क्योंकि धर्म का पालन करने से ही व्यक्ति के आचरण की सभी बुराइयां कम हो जाती हैं। देखो, ऊपर वाली जो विशेषता आपने देखी है, इससे पूरी तरीके से पता चलता है कि धर्म क्या है। और अगर आप यही बातों को फॉलो करके अपना जीवन गुजारें तो आपका आचरण जो होगा उसकी सभी बुराइयां कम होने लगेंगी। क्योंकि अगर धर्म की बातों का इंसान पालन करके जीवन गुजारे तो उसके आचरण, उसके व्यवहार से सभी गलत चीज़ें, गलत काम और उसकी बुराइयां खत्म हो जाती हैं। तो ये भी धर्म की एक विशेषता या लक्षण है। धर्म का प्रमुख चौथा लक्षण है कि धर्म में सिर्फ उन्हीं तत्वों को महत्व प्रदान किया जाता है जो पवित्रता की अवधारणा से संबंधित होते हैं। मतलब जो पवित्र है उन्हीं तत्वों को धर्म में महत्व दिया जाता है। जो अपवित्र हैं या जो सही नहीं है, असत्य हैं, धर्म के अंदर उनको महत्व नहीं दिया जाता। पवित्रता के अवधारणा से संबंधित चीज़ों को ही धर्म के अंदर महत्व दिया जाता है। तो ये 4 महत्वपूर्ण विशेषताएं आप धर्म की याद रखिएगा। एग्जाम में अपना क्वेश्चन का आंसर इसी तरीके से लिखिएगा तो आपको एग्जामिनर पूरा नंबर देगा। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घुरिये द्वारा वर्णित जाति व्यवस्था की विशेषताओं का वर्णन कीजिए या विशेषताओं को समझाइए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में पूछता है कि डॉक्टर घुरिये के द्वारा जो बताई गई जाति व्यवस्था है उसकी क्या विशेषताएं हैं। तो इस टॉपिक पर मैं डिटेल में वीडियो भी बना चुकी हूँ और आपको पूरा डिटेल में समझा भी चुकी हूँ। तो इनकी महत्वपूर्ण विशेषताएं याद रखिएगा। चलिए देख लीजिए कौन सी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जो आपको अपने एग्जाम में लिखनी है। देखिए, जीएस घुरिये ने जाति व्यवस्था की कोई परिभाषा तो नहीं दी, लेकिन जाति की 6 महत्वपूर्ण विशेषताएं इन्होंने बताई हैं।
तो जो 6 महत्वपूर्ण विशेषताओं का वर्णन डॉक्टर जीएस घुरिये ने किया है जाति की, वो विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहली विशेषता है समाज का खंडनात्मक विभाजन। देखिए, डॉक्टर घुरिये का कहना है कि भारतीय समाज को जाति प्रथा ने कई खंडों और उपखंडों में बांट दिया है, जिसे जाति या उपजाति कहा जाता है, और हर एक जाति के सभी सदस्यों की जो सामाजिक स्थिति है, उसका पद है तथा जो व्यवसाय है या जो व्यक्ति का कार्य है, वो उसकी जाति के हिसाब से निश्चित होता है सोसाइटी के अंदर। इसीलिए व्यक्ति अपनी जाति के प्रति अधिक निष्ठा रखता है। हर व्यक्ति के लिए उसकी जाति ही सबसे बेस्ट होती है, सबसे बेटर होती है। प्रत्येक व्यक्ति समुदाय की अपेक्षा जाति पर अधिक श्रद्धा रखता है, मतलब उसका अपने समुदाय से ज़्यादा अपनी जाति महत्व होती है और वो अपने जाति को ही ज़्यादा पसंद करता है, अपनी जाति पर ही अधिक श्रद्धा रखता है, क्योंकि जाति ही उसका समाज के अंदर स्तर बनाती है, वैल्यू बनाती है। जीएस घुरिये के अनुसार जाति की जो दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है वो है संस्तरण। तो जीएस घुरिये ने एक विशेषता संस्तरण भी बताई है। इनका कहना है कि समाज में जाति व्यवस्था के कारण समाज के अंदर ऊंच नीच या उतार चढ़ाव पाया जाता है। इस संस्तरण में सर्वोच्च स्थिति ब्राह्मणों की होती है, जैसे कि आपने वर्ण व्यवस्था पढ़ा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो एक स्तर बन रहा है। सबसे ऊपर कौन है? ब्राह्मण, उससे नीचे क्षत्रिय, उससे नीचे वैश्य, उससे नीचे शूद्र। तो ये एक स्तर बन रहा है, सबसे नीचे शूद्र, उससे ऊपर वैश्य, उससे ऊपर क्षत्रिय और सबसे ऊपर ब्राह्मण। तो इस कारण क्या है, सोसाइटी के अंदर ऊंच नीच की भावना पैदा हो जाती है, भेदभाव पैदा हो जाता है। आप देखो, जो ब्राह्मण है उनकी नज़र में शूद्र क्या है? एकदम निम्न है। वो उसके साथ बैठेगा नहीं, उसमें टच नहीं हो सकता, उसके घर का खा नहीं सकता, उसके साथ रिश्ता नहीं रख सकता। इस तरीके की भावना समाज के अंदर जाति की वजह से देखने को मिलती है। और सबसे जो निम्न स्थिति होती है समाज के अंदर, वो शूद्रों की होती है। व्यक्ति जिस जाति में जन्म ले लेता है वही उसकी स्थिति समाज में हो जाती है और इसे बदला नहीं जा सकता। तो ये एक स्तर भी बनता है समाज में जाति के माध्यम से। तो इसके बारे में भी डॉक्टर घुरिये ने बात की है। डॉक्टर घुरिये ने जो जाति की तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता बताई है वो है भोजन तथा सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध। देखिए, इन्होंने बताया है कि जाति व्यवस्था के अंतर्गत इस प्रकार का भी प्रतिबंध पाया जाता है कि भोजन या जो सामाजिक सहवास होगा उस पर भी रोक लगाया जाता है। हिंदू समाज में एक व्यक्ति को अपनी जाति के सदस्यों के द्वारा ही बनाया गया भोजन खाने की अनुमति होती है। इसी तरह इससे अधिक प्रतिबंध कच्चे भोजन के संबंध में पाया जाता है और पानी पीने तथा रहने के संबंध में भी अनेक प्रतिबंध जाति व्यवस्था द्वारा लगाया जाता है। तो अनेक प्रकार का जो प्रतिबंध है वो जाति के माध्यम से लगाया जाता है कि तुम जिस जाति के हो उन्हीं के साथ रिश्ता करो, उन्हीं का भोजन खाओ, दूसरी जाति का भोजन नहीं खा सकते और न ही उनसे रिश्ता कर सकते हो। तो और चौथी विशेषता डॉक्टर घुरिये ने जाति की बताई है सामाजिक तथा धार्मिक निर्योग्यताएं। देखिए, इस विशेषता के माध्यम से डॉक्टर घुरिये ने ये बताने का प्रयास किया है कि जाति के आधार पर ही व्यक्ति को सामाजिक तथा धार्मिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं। ब्राह्मण जाति जो है सबसे उच्च जाति मानी जाती है समाज के अंदर, इसीलिए जाति व्यवस्था के अंतर्गत सबसे ज़्यादा सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में अगर किसी जाति को अधिकार मिलता है और विशेष अधिकार दिया जाता है तो वो जाति ब्राह्मण जाति है। ब्राह्मण लोग धार्मिक स्थलों पर पुजारी एवं पुरोहित का काम करते हैं, जबकि जो शूद्र हैं वो समाज के अंदर सबसे निम्न माने जाते हैं, उनकी जाति सबसे निम्न है। इसीलिए उन्हें प्राचीन काल से ही इन अधिकारों से वंचित रखा गया है, दूर रखा गया है। इन्हें धार्मिक स्थलों पर जाने से रोका जाता है तथा सार्वजनिक जो कुआं होता है उससे पानी निकालने पर भी शूद्रों को रोका जाता है। तो ये बात बताते हैं डॉक्टर घुरिये कि मतलब जाति भी ये डिसाइड करेगी कि सोसाइटी के अंदर किसकी क्या स्थिति होगी, क्या विशेष अधिकार होंगे। तो ब्राह्मणों को अधिकार अधिक, शूद्रों को हमेशा अधिकारों से दूर रखा गया है। जाति व्यवस्था की जो पांचवी महत्वपूर्ण विशेषता डॉक्टर जीएस घुरिये ने बताई है वो है जातिगत व्यवसाय। देखिए, ये कहते हैं कि जाति व्यवस्था के अंदर प्रत्येक जाति का अपना पेशा भी निर्धारित होता है और जो व्यक्ति जिस जाति में पैदा हो जाता है उसी जाति का पेशा उसे अपनाना पड़ता है। भी व्यक्ति दूसरी जाति के लोगों को अपनी जाति का पेशा अपनाने से रोकते हैं। मतलब कोई भी अगर दूसरी जाति का काम करने लगता है तो उस जाति के लोग कहेंगे कि ये हमारी जाति का व्यवसाय है, तुम इसको नहीं कर सकते, तुम वही काम करो जो तुम्हारी जाति में तुम्हारे लिए बनाया गया है। देखिए, केवल खेती का काम हो या सेना में नौकरी करना हो या फिर व्यापार करना हो, इन सब चीज़ों पर जाति व्यवस्था रोक नहीं लगाती। प्रत्येक व्यक्ति
चाहे किसी भी जाति का हो, वो अपनी इच्छा के अनुसार इन कामों को अपना सकता है और कर सकता है, लेकिन जो काम जाति व्यवस्था ने निर्धारित कर दिया है दूसरी जाति का कोई नहीं कर सकता। डॉक्टर जीएस घुरिये ने जाति व्यवस्था की जो छठी महत्वपूर्ण विशेषता बताई है वो है वैवाहिक संबंधी प्रतिबंध। देखिए, जाति व्यवस्था के अंतर्गत एक व्यक्ति को अपनी ही जाति या उपजाति में विवाह करने की परमिशन मिलती है। कोई भी व्यक्ति अपनी जाति के बाहर शादी नहीं कर सकता। उसकी जो जाति व्यवस्था है उसे ऐसा करने पर रोकती है कि तुम जिस जाति के हो उसी जाति या उसी उपजाति में विवाह करो, दूसरी जातियों के अंदर तुम विवाह या शादी नहीं कर सकते। तो डॉक्टर जीएस घुरिये के अनुसार यही 6 महत्वपूर्ण विशेषता जाति की बताई गई है। तो आप इसको तैयार कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन लॉ में पूछता है, तो जिस तरीके से मैंने एक एक पॉइंट को आपको एक्सप्लेन करके समझा दिया है उसी तरीके से आप इन पॉइंट्स को हेडिंग बनाकर इन सभी हेडिंग के अंदर वो बातें लिखिएगा जो मैंने आपको समझाई है। तो ये क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है संयुक्त परिवार। देखिए, संयुक्त परिवार का टॉपिक भी मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको, और संयुक्त परिवार की विशेषताएं भी मैंने आपको कराई थी उस वीडियो के अंदर जब मैंने क्लास कराई थी। आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप देख लीजिएगा। तो विशेषता भी इम्पोर्टेंट है, तो आप तैयार कर लीजिएगा। देखिए, संयुक्त परिवार क्या होता है? सामान्य निवास, सामान्य रसोई, उत्पादन की संगठित व्यवस्था, संयुक्त पूंजी, सामान्य भरण पोषण, सामान्य धर्म एवं दायित्वों का पारस्परिक रूप से निर्वाह तथा कर्ता की महत्वपूर्ण स्थिति के कारण हिंदू परिवार व्यवस्था को संयुक्त परिवार व्यवस्था कहा जाता है। बहुत ही कम शब्दों में, बहुत ही कम लाइन में संयुक्त परिवार की एक बहुत ही अच्छी डेफिनेशन निकलती है। यहाँ पर एक अर्थ निकलता है कि संयुक्त परिवार क्या है? जब एक ही छत के नीचे 3 से अधिक पीढ़ियां निवास करती हैं, तो उसमें जो सबसे बड़ा होता है वो कर्ता होता है। कर्ता ही घर का मुखिया होता है, कर्ता ही घर को चलाता है, और एक ही घर के नीचे सभी लोग रहते हैं, सबका एक कॉमन किचन होता है। ऐसा नहीं होता कि जॉइंट फैमिली हो और उसी घर में जितने लोग हों उनका अलग अलग किचन हो, ये नहीं होता। एक ही किचन होता है, एक ही किचन में खाना बनता है, सब वही खाना खाते हैं, सबके लिए एक समान भरण पोषण की व्यवस्था होती है, सभी के बच्चों को एक समान शिक्षा दी जाती है, फिर चाहे उसका पिता ज़्यादा कमाए या कम कमाए। इन सब चीज़ों के बारे में मैंने आपको पहले भी बहुत अच्छे से समझाया था। तो संयुक्त परिवार तो बहुत इजी है, आप इसको इजीली लिख लेंगे। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विवाह का अर्थ। विवाह के बारे में भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, तो विवाह क्या होता है ये भी आप तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। शादी तो आप सभी लोग जानते हैं, शादी क्या है? आप हेडिंग डालेंगे विवाह का अर्थ और लिखेंगे कि विवाह से तात्पर्य जब 2 विषम लिंगियों को समाज द्वारा सामाजिक मान्यता प्राप्त हो जाती है कि वह बच्चे पैदा कर सकते हैं, उसे विवाह कहा जाता है। देखो, बड़े आसान सी भाषा में आपको लिखना है कि विवाह से तात्पर्य होता है कि जब 2 विषम लिंगियों का मतलब एक महिला एक पुरुष, तो 2 विषम लिंग हो गए, उनको समाज के द्वारा सामाजिक मान्यता प्राप्त हो जाती है कि वो अपना संबंध बना सकता है और बच्चे पैदा कर सकता है, उसको शादी या विवाह कहते हैं। कुछ विद्वानों का ये भी मत है कि व्यक्ति की जो यौन संबंधी आवश्यकता है उसने विवाह नामक संस्था को जन्म दिया है और विवाह के द्वारा परिवार और नातेदारी का जन्म हुआ। कुछ लोगों का ये कहना है कि जो मनुष्य की यौन संबंधी आवश्यकता होती है उसी ने शादी नामक संस्था को जन्म दिया है, और जब शादी होती है तो परिवार बनता है और परिवार से नातेदारी या रिश्तेदारी का जन्म हुआ। अतः इस प्रकार विवाह द्वारा यौन आवश्यकता की पूर्ति को ही सामाजिक मान्यता प्राप्त होती है। डेफिनेशन लिखेंगे आप बोगार्डस महोदय के अनुसार। ये लिखते हैं कि विवाह जो है स्त्री पुरुष का पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की संस्था है। देखिए, विवाह जो है एक सामाजिक संस्था है, इसके बारे में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। आपके सिलेबस में यूनिट नंबर 5 के अंदर आपने विवाह के बारे में डिटेल में पढ़ा है। कोई भी टॉपिक आपके सिलेबस का ऐसा नहीं होता है किसी भी सब्जेक्ट के अंदर जो हमारे चैनल पे ना कराया जाता हो। हर टॉपिक हम कवर कराते हैं नोट्स के साथ, ताकि आप लोग अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कर सकें, अच्छे से अच्छी पढ़ाई कर सकें। तो बोगार्डस महोदय कहते हैं कि विवाह का मतलब होता है कि जब महिला और पुरुष पारिवारिक जीवन में एंट्री करते हैं, मतलब उनकी जब शादी होती है तो उनकी फैमिली बन जाती है, शादी होती है उनके बच्चे होते हैं, उनकी फैमिली बन जाती है। क्या है कि पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की संस्था ही विवाह कहलाता है, ये बोगार्डस महोदय कहते हैं। ये डेफिनेशन एग्जाम में जरूर लिखिएगा, 1 से 2 लाइन, 1 से 1.5 लाइन की डेफिनेशन है, मगर बहुत ही आसान और अच्छी डेफिनेशन है। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जातिवाद समाप्त करने के क्या उपाय हैं। जातिवाद की यूनिट भी मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ। जातिवाद समाप्त करने के उपाय निम्नलिखित हैं, जिसमें पहला पॉइंट है कि जातीय संगठनों एवं संस्थानों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि जाति सूचक उपनामों पर प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए ताकि जातिवाद को समाप्त किया जा सके। तीसरा पॉइंट है कि जाति प्रथा के विरुद्ध प्रचार प्रसार करना चाहिए
ताकि जातिवाद को समाप्त किया जाए। चौथा पॉइंट है जातिगत आधार पर होने वाले चुनावों पर प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए। तो ये 4 महत्वपूर्ण उपाय हैं जिनके माध्यम से जातिवाद को समाप्त किया जा सकता है। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भारत में जनजाति से क्या आशय है। भारत में जनजाति के बारे में मैं आपको डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। हर यूनिट कंप्लीट है, प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो जनजातियां वह मानव समुदाय हैं जो एक अलग निश्चित भूभाग में निवास करती हैं। इनका जो रहने का इलाका है वो अलग होता है और जिनकी एक अलग संस्कृति, अलग रीति रिवाज और अलग भाषा होती है। जनजातियां जो होती हैं इनका रहने का इलाका भी अलग होता है, इनकी लैंग्वेज भी अलग होती है, इनका कल्चर यानी संस्कृति भी अलग होती है, इनके जो रीति रिवाज हैं, रहने सहने का तरीका हो, शादी विवाह का तरीका हो, सब कुछ अलग होता है तथा ये केवल अपने समुदाय में ही विवाह करती हैं। अपने समुदाय के बाहर ये कभी शादी नहीं करते। तो जनजाति का अर्थ आपसे पूछे तो आप केवल इतना लिख सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा तो उसके लिए तो आप यूनिट्स को जरूर देखिएगा क्योंकि वहां से आपका हर टॉपिक डिटेल में तैयार हो जाएगा। यहाँ पर सब कुछ जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बता रही हूँ। आपका अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भारत में जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण है। जनसंख्या विस्फोट के बारे में भी आप अपने सिलेबस के अंदर पढ़ चुके हैं, इसके बारे में भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए कि भारत में जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में जनसंख्या की वृद्धि बहुत तेजी से हो रही है। यदि इसे शीघ्र ही नियंत्रित नहीं किया जाएगा तो इससे गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं। सन 1901 में भारत की जो जनसंख्या थी 23.8 करोड़ थी, जो 1991 में बढ़कर 84.6 करोड़ तथा 2001 में 21.54% की बढ़ोतरी देखी गई। मतलब जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है हमारे भारत की। जबकि वर्ष 2011 की जनगणना जब की गई तो उसके अनुसार बीते एक दशक के अंदर आबादी जो है हमारे भारत की वो 17.64% बढ़ गई है। 2011 की जब जनगणना की गई तो उस जनगणना के अनुसार भारत की टोटल जो जनसंख्या है 1.21 अरब की हो गई 2011 की जनगणना के अनुसार। अब देखिए आपकी हेडिंग है भारत में जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारण। तो पहला कारण है मनोरंजन के साधन का अभाव। मनोरंजन के साधनों का अभाव होने के कारण भी जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। यौन संबंधों के माध्यम से जनसंख्या बढ़ती जा रही है जिस कारण हमारे भारत की जनसंख्या काफी तेजी से बढ़ी है। दूसरा कारण है अंधविश्वास। देखिए आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पुराने ख्यालात और पुरानी सोच को रखते हैं। इनका मानना है कि अधिक से अधिक संतानों को जन्म देना चाहिए तो वो ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं जिस कारण भी जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है। तीसरा कारण है संयुक्त परिवार की व्यवस्था। संयुक्त परिवार में रहने के कारण भी कहीं न कहीं जनसंख्या में वृद्धि होती चली जा रही है। और चौथा है विवाह की अनिवार्यता। आज के टाइम में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पुराने ख्यालात रखते हैं कि बच्चे अभी छोटे ही हो उनकी शादी कर दिया जाए, और बच्चे अभी छोटे ही होते हैं उनकी शादी कर दी जाती है। जब शादी होती है तो बच्चे होने लगते हैं जिसके कारण जनसंख्या भी तेजी से बढ़ने लगती है। तो इस तरह के ख्यालात भी अभी हैं। तो ये 4 महत्वपूर्ण कारण हैं जिनके कारण भारत में जनसंख्या बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। तो ये सब तो मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी थी जब मैंने आपकी क्लासेस कराई थी। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गांव का अर्थ लिखते हुए भारतीय ग्राम की विशेषताएं लिखिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आप ये मत कहिएगा मैम यहाँ गांव है यहाँ ग्राम क्यों। देखो दोनों एक ही होता है, ठीक ना। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, आता भी है तभी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ग्राम या गाँव एक ही बात है, अलग अलग शब्द प्रयोग होते हैं विलेज के लिए हिंदी में। तो गांव का अर्थ लिखते हुए गांव की विशेषताएं लिखिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गांव का अर्थ, गांव से हमारा तात्पर्य होता है उस थोड़ी सी जनसंख्या वाले छोटे से क्षेत्र से जहां लोगों का मात्र व्यवसाय कृषि होता है, क्योंकि गांव के ज्यादातर लोग किसान होते हैं और वो खेती बाड़ी करते हैं तथा गांव नाम का प्रयोग किसानों की बस्तियों से ही किया जाता है। अगर कह दिया जाए कि वो गांव में रहती है तो आप यही सोचेंगे पक्का किसान होगी, मतलब क्योंकि गांव में खेती ही ज्यादा की जाती है। गांव या ग्राम छोटी छोटी मानव बस्तियों को कहते हैं। कुछ व्यक्तियों का ये भी मत है कि जहां आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोग रहते हैं, मतलब आर्थिक स्थिति में भी वो पिछड़े होते हैं, सामाजिक दृष्टि से भी देखा जाए तो वो पिछड़े होते हैं, तो उस क्षेत्र को गांव कहा जाता है। गांव मनुष्य का प्राचीन समुदाय है। गांव का ये अर्थ बहुत ही आसान सी भाषा में लिखा हुआ है कि एग्जाम के लिए आप इजिली इसको याद कर सकें। बहुत ही आसान है ना, तो इसलिए वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा क्योंकि आसान नोट्स आपकी सुविधा के लिए हम बनाते हैं।
डेफिनेशन भी लिख लीजिएगा गांव की एग्जाम में। सिम्स के अनुसार डेफिनेशन लिखने पर नंबर अच्छा आता है, ये बात मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। तो गांव वह नाम है जो कि प्राचीन कृषकों की स्थापना को साधारणतः दर्शाता है। गांव से ही पता लगा लिया जाता है, गांव नाम है तो मतलब किसानों का इलाका है। तो यही बात सिम्स महोदय कहते हैं। भारतीय ग्राम की विशेषताएं या भारतीय गांव की विशेषताएं निम्नलिखित हैं, जिसमें पहली विशेषता है गांव का आकार छोटा होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को व्यक्तिगत रूप से जानता है। ये गांव की बड़ी अच्छी विशेषता है। देखो, शहर इतने बड़े बड़े होते हैं, यहाँ की आबादी इतनी ज्यादा होती है कि लोग एक दूसरे को अच्छे से नहीं जानते। एक जगह रहेंगे फिर भी अपने आसपास में रहने वाले लोगों को अच्छी तरह से नहीं जानते। और गांव इतना छोटा होता है कि गांव में रहने वाले हर व्यक्ति हर किसी को बहुत ही अच्छे से जानते हैं और मिलजुल कर रहते हैं। तो ये गांव की एक बहुत अच्छी विशेषता है। गांव की दूसरी विशेषता है कि गांव की एक विशेषता यह भी है कि लोग प्रकृति से निकट होते हैं। गांव के लोग झोपड़ियों में रहते हैं, उनका छोटा छोटा कच्चा घर होता है और हरियाली होती है, पेड़ पौधे, बड़े बड़े मैदान, खेत, और रात शाम में ठंडी ठंडी हवाएं, तो वो प्रकृति के बहुत ही नज़दीक होते हैं। गांव के लोग तो शाम हो जाती है चारपाई पे बैठते हैं और ठंडी ठंडी हवाएं लेते हैं, रात हो जाती है तो भी सारे आसमान पे सितारे दिखते हैं। मतलब नेचर से ये लोग काफ़ी ज़्यादा नज़दीक होते हैं, इनका नेचर से बड़ा अच्छा लगाव होता है। तो ये भी एक बहुत अच्छी विशेषता है। जो लोग गांव में रहते होंगे वो समझ रहे होंगे कितना अच्छा जीवन होता है। तीसरी विशेषता है कि गांव के लोगों का जीवन कृषि, पशुपालन, शिकार, मछली पकड़ने और भोजन एकत्र करने आदि की गतिविधियों पर निर्भर होता है। गांव के लोग यही सारे काम करते हैं, कृषि करते हैं, पशुओं को पालते हैं, शिकार करते हैं, मछली पकड़ते हैं, भोजन एकत्र करते हैं। भूमि के साथ ही ग्रामवासियों का प्रमुख संबंध है। मतलब गांव के लोगों का जो सीधा संबंध होता है वो भूमि यानी जमीन के साथ ही होता है। कृषि की उपज ही मुख्य रूप से ग्रामवासियों के जीवन यापन का एक आधार है, क्योंकि ये लोग खेती करते हैं, कृषि की उपज होती है, उसको बेचकर ये अपना जीवन यापन करते हैं। गांव की अगली विशेषता है कि गांव के लोग धर्म, प्रथा एवं रूढ़ियों को महत्व देते हैं, क्योंकि गांव के लोग थोड़ा प्राचीन ख्यालात के होते हैं और इन सब चीजों को वो महत्व ज्यादा देते हैं। गांव की अगली महत्वपूर्ण विशेषता है कि ग्रामवासियों को पंचायती जीवन पर अधिक विश्वास होता है और वे पंचायतों के निर्णय को हृदय से स्वीकार करते हैं। अगर गांव का पंचायत कोई फैसला सुना दे तो गांव के लोग उसको दिल से एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक प्रकार से पंचायतें राजनीतिक संगठन के रूप में वहां पर काम करती हैं। तो ये सब महत्वपूर्ण विशेषताएं गांव की आप तैयार रखिएगा, क्योंकि एग्जाम के लिए क्वेश्चन लॉन्ग में पूछा जाता है। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सांप्रदायिकता से क्या आशय है। मतलब सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं। देखिए, भारत में विभिन्न धर्मों को मानने वाले निवास करते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, क्योंकि यहाँ पर अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, इसीलिए संविधान द्वारा भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। यद्यपि कोई भी धर्म हो, अन्य धर्मों के प्रति घृणा करने की शिक्षा नहीं देता। हर धर्म के प्रति एकता और प्रेम की शिक्षा देता है। कोई धर्म ये नहीं कहता तुम दूसरे धर्म से नफरत करो। हर धर्म अच्छी शिक्षा ही देता है, परंतु धर्मांध लोगों द्वारा अपने धर्म के अतिरिक्त प्रचार के कारण कभी कभी सांप्रदायिकता उत्पन्न हो जाती है। ऐसे ही लोग अन्य धर्मों एवं संप्रदायों के प्रति घृणा की भावना को जन्म देते हैं और वे अपने धर्म एवं संप्रदाय को ही सर्वश्रेष्ठ समझते हैं, तो उसी को सांप्रदायिकता कहा जाता है। डेफिनेशन है के.एल. नारंग महोदय के अनुसार ये सांप्रदायिकता पर एक परिभाषा लिखते हैं। यह व्यक्तियों अथवा समूहों की राजनीतिक प्रणाली है जिसके द्वारा कोई विशेष धार्मिक समुदाय अथवा पंथ अपने स्वार्थपूर्ण हितों की पूर्ति करता है। आपका अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है नगर या शहर से क्या आशय है। नगर या शहर दोनों एक ही बात है। शहर पूछे एग्जाम में या नगर पूछे, मतलब क्या है, सिटी के बारे में पूछ रहा है। ये अलग अलग वर्ड हैं सिटी के लिए। शहर या नगर का अर्थ है शहर अथवा नगर। अंग्रेजी के सिटी का हिंदी रूपांतरण है। इंग्लिश में सिटी कहते हैं, हिंदी में नगर अथवा शहर कहा जाता है। अब इंग्लिश लैंग्वेज का जो सिटी शब्द है वो लैटिन भाषा के सिविटास शब्द से बना हुआ है। नगर या शहर से तात्पर्य ऐसे स्थान से होता है जहाँ व्यक्ति कृषि के अलावा अन्य व्यवसायों में व्यस्त होता है। मतलब जब आपने गाँव को समझा, गाँव का क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि वहाँ के लोग कृषि ही करते हैं, एकमात्र व्यवसाय कृषि है। अगर शहर के लोग कृषि के अलावा भी अन्य व्यवसाय करते हैं, उद्योग धंधों में वो व्यस्त रहते हैं। नगरों की जनसंख्या बहुत अधिक होती है क्योंकि ये बड़ा होता है तथा आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से यहाँ अत्यधिक विषमता पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर रहने वाले लोग जो होते हैं सबकी आर्थिक, सामाजिक और जो सांस्कृतिक स्थिति होती है सभी की अलग अलग होती है, एक जैसी नहीं होती।
क्योंकि शहरों में अक्सर दूर दूर से अलग अलग जगहों के लोग भी आकर बसते हैं, तो सब अपने कल्चर के हिसाब से, अपनी स्थिति के हिसाब से जीवन जीते हैं यहाँ पर। तो इसलिए यहाँ पर सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक दृष्टि से हमें डिफरेंसेस या विषमता देखने को मिलता है। और जो नगरीय जीवन होता है, इनका अपना जीवन जीने का एक अलग तरीका होता है। यहाँ जो सामुदायिक भावना होती है उसकी कमी पाई जाती है, क्योंकि यहाँ के लोग एक दूसरे को अच्छे से नहीं जानते, जबकि गांव के लोग एक दूसरे को व्यक्तिगत रूप से अच्छे से जानते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि शहर के बारे में भी आपका प्रश्न पूछेगा तो आप अच्छे से लिख लेंगे। इन सब के ऊपर डिटेल में वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, ये तो आप सब जानते ही हैं। अगर आपने हमारे साथ पढ़ा होगा तो आपको सब पता होगा कि हर टॉपिक पर हमने पूरी डिटेल क्लास अपलोड की हुई है। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपके सोशियोलॉजी के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर बताए हैं, सभी को आपको तैयार कर लेना है, क्योंकि यहाँ से 95% क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, एग्जाम की तैयारी करते रहिए। अन्य सब्जेक्ट्स के लिए भी चैनल पर विजिट कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।